नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजूर और आज हम बात करेंगे बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पहले एपिसोड को किया था और उसमें क्या बताया था कि उसमें जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें सांख्यिकी वाले खंड में कितने प्रश्न आते हैं, उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है और कितने कितने अंक के प्रश्न आते हैं, ये सब आपको बताया था और कितने तरह का उसमें डीआई पूछा जाता है। तो आज हम क्या करेंगे ना कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि एक डीआई पे जो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको कराना सिखा दें, मतलब एक तरह से बनाना सिखा दें कि उसको कैसे हल किया जाता है और आप इसमें कैसे 70 में से 70 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो हम लोग का चर्चा का विषय है क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो चलिए सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि आज जो हम लोग बातचीत करेंगे ना वो है 66वीं मतलब मुख्य परीक्षा के बारे में, ठीक है ना, मेंस है ना। तो 66वीं में जो पूछे गए थे, क्योंकि अभी 67वीं का मेंस भी हो चुका है, तो लेकिन हम लोग अभी 66वीं पे चर्चा करते हैं, फिर 68वीं का मेंस हो जाएगा तो उस पे भी जो मतलब स्टैटिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे हम उस पे भी बातचीत कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 66वीं में जो एक प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यह पता है पाई चार्ट है, क्योंकि उस दिन आपको पाई चार्ट के बारे में बताया था, जिसको हिंदी में वृत्त आरेख कहते हैं, ठीक है ना। यह वृत्त आरेख है क्योंकि ये आपको दिख रहा है सर्कल में कुछ डेटा दिया हुआ है, और उस दिन यह भी बताया था कि यहाँ पे सर्कल के अंदर जो डेटा होगा वो दो चीज मतलब दो वैल्यू में दिया रहता है, एक तो परसेंटेज है, एक डिग्री है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिग्री में दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको एक बार एनालाइज कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे कि यह टोटल मिला के 360 डिग्री होता है या नहीं, क्योंकि अगर यह 360 नहीं है ना तो डीआई गलत है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है तो ऑब्वियसली सही होगा। फिर भी एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं कि 9 2 11 5 16 8 24 8 32 6 38 2 40, ठीक है ना। तो कैरी 4 7 4 11 9 20 4 24 1 25 1 26 3 29 और 7 36, तो 360 डिग्री यहाँ पे हो गया, मतलब यह डीआई सही है। मतलब इस पे जो एंगल बनता है ना वो टोटल 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता है, आप बचपन में भी इसको पढ़े होंगे, ठीक है ना। और यह क्या बोल रहा है कि विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन एकड़ में, मतलब कुछ खाद्य फसल हैं, गेहूं, चावल, अन्य मक्का, बाजरा, ज्वार और जौ, ठीक है ना। इसमें आपको एक प्लॉट है, मान लेते हैं कि ये सर्कल नुमा प्लॉट है, उसके अंदर बांट दिया गया कि इतना एरिया में चावल उगाया जाएगा, इतना एरिया में अन्य फसल में कुछ भी हो सकता है, चना है, ठीक है ना, सरसों है, तो उसमें सारे मिक्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ और गेहूं, ठीक है ना। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा किसको मिला है एरिया, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा है। नहीं, गेहूं चावल से ज्यादा 99 डिग्री आपको अन्न में भी दिया गया है ना, तो उसमें अन्न में तो बहुत सारा फसल है, गेहूं चावल है, जौ में 36 डिग्री है, ज्वार में 18 डिग्री है, बाजरा में 18 डिग्री है और मक्का में 45 डिग्री है। अब हम लोग इसका डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन, मतलब भूमि को जो बांटा गया है एक गांव में, गांव है वो, को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको एनालाइज कर लीजिए डेटा को, ठीक है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के बाद आपको उत्तर देना है। तो प्री में क्या करते थे कि आप अपना मन में सॉल्व कर लिए, पेपर में सॉल्व कर लिए और आपको ऑप्शन में से क्लिक करना होता था, बट मुख्य परीक्षा में क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा डिटेल में, तभी आपको अंक मिलेंगे, ठीक है, कह सकते हैं स्टेप बाय सॉल्यूशन। तो आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी आप अगर समझना चाहें तो इंग्लिश में देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया इन एकर्स अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स, मतलब फूड क्रॉप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है एरिया वाइज, है ना। राइस के लिए, अदर्स के लिए, मेज के लिए बाजरा, ज्वार, बार्ले और व्हीट, ठीक है ना। हिंदी में वहां था, इंग्लिश में द पाई चार्ट प्रोवाइड्स बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लैंड इन ए विलेज
अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यह इंग्लिश में हो गया। अगर जिसको हिंदी में समझ ना आए तो आप इंग्लिश में इसको देख लेना। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। तो आपको यहां देख रहा है, यहां पे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। आपको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो आप उसमें कर लेंगे। सबसे पहले है कि कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द फूड क्रॉप्स। कहने का मतलब यह है कि वो जो सर्कल नुमा एरिया है उसमें से कौन से 3 फसल को मिलाकर उस सर्कल नुमा एरिया के 50% एरिया को कवर करता है। यही क्वेश्चन है ना, कुल मिला के यही क्वेश्चन। अगर शॉर्ट में बात करें 50% का मतलब आधा, प्रतिशत में तो आपको बताया था ना 50%, इट मीन्स 1/2 मतलब आधा। मतलब अगर ये सर्कल है तो आधे एरिया में कौन से 3 फसल कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम अगर डीआई को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि डीआई में अगर देखा जाए तो यह अगर यहां से यहां आधा है ना, ठीक है ना, ये मान लीजिए आधा है, तो यह 3 फसल क्या है, राइस, व्हीट और बार्ले, यह आधा कवर करता है। लेकिन आप देख के मत बताना, आप क्या करना, आपको पता है कि टोटल जो होता है वो 360 डिग्री का कोण होता है यहाँ, है ना, ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, आपको पता है। और आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब अगर कोई भी 3 फसल को जोड़ने के बाद कोण 180 डिग्री आपको मिल जा रहा है ना, तो आप वहीं पे समझ लेना कि वो 3 फसल टोटल एरिया का 50% कवर कर रहा है। तो हम अगर देख लें 72, 72 और 36 को अगर जोड़ लें, 72, 72 और 36 को, तो आप देख रहे हैं 6 2 8 2 10, 4 7 11 7 18, है ना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये 3 फसल को मिलके हो जा रहा है। अगर आप किसी और 3 फसल को जोड़ के पूरा मतलब कर पा रहे हैं 180 डिग्री तो आप बता दीजिए। तो अगर 36 18 18 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 72 72 99 भी नहीं होगा, 99 45 18 भी नहीं होगा, 36 45 99 भी नहीं होगा। तो कुल मिला के एक ही आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो है 72 72 और 36 का। तो आप कह सकते हैं कि यह 3 फसल मिलके टोटल एरिया का 50% कवर कर रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाना कैसे, क्योंकि आपको क्लिक थोड़ी करना है, सिर्फ बताना थोड़ी है कि ये 3 फसल और आपका उत्तर हो गया, आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाएंगे कि आप लिख देंगे कि माना, ठीक है ना, कुल क्षेत्रफल, ऐसे कह सकते हैं कि 100 एकड़ का है, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में बनाना, एक भी नंबर ना कटे, इसलिए आप आराम आराम से बनाना, लिख देना कि माना कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है। तो आपको पता है 100 एकड़ जो है वही 360 डिग्री के भी बराबर है, कह सकते हैं ना, 100 एकड़ का मतलब 360 डिग्री, या 360 डिग्री बराबर 100 एकड़, जो कह सकते हैं आप। और आपको पता है कि टोटल एरिया कितना चाहिए आपको, 180 डिग्री, क्योंकि आधा बोल रहा है ना, तो 180 डिग्री का मतलब अगर कहें तो 50 एकड़, है ना, मतलब 50 एकड़ बराबर 180 डिग्री आप कह सकते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए आपको कौन कौन सा है यहाँ पे, वार्ले, व्हीट और राइस, है ना। अगर हिंदी में बात करें तो जौ, गेहूं और चावल। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, जौ, गेहूं और चावल का कुल केंद्रीय कोण, ठीक है ना, 36 प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि गेहूं, जौ और चावल का कुल केंद्रीय कोण, मतलब जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, और कुल केंद्रीय कोण आपको पता है 360 डिग्री, ठीक है ना। ओके, कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री, तो 50%, ठीक है ना, कुल केंद्रीय कोण का ऐसे लिख सकते हैं आप, कुल केंद्रीय कोण का 50% बराबर 360 का 50%, मतलब आप कितना कह सकते हैं, इसको 2 बार में डिवाइड कर लिए
इसको 2 से काटे तो 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जौ, गेहूं और चावल का कुल केंद्रीय कोण 180 डिग्री है और 50% भी आपका 180 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, एकदम आप एग्जामिनर को पूरा अच्छे से बता देना, अतः हम कह सकते हैं कि गेहूं, जौ और चावल, ठीक है ना, यहां लिख देते कुल क्षेत्रफल का 50%, ठीक है ना, समन्वय या 50% कवर करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः सही उत्तर गेहूं, जौ तथा चावल है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह करके बना देंगे तो आपका यह जो क्वेश्चन था वो आपका 4 अंक का दिया गया था, ठीक है ना। यह जो प्रश्न है वो है कितना का, 4 अंक का। तो 4 अंक के लिए उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर इसको भी लिख सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है, 100 एकड़ बराबर 360 डिग्री, तो 50 एकड़ बराबर 180 डिग्री। उसके बाद आप इसको यहां पे कर दिए कि गेहूं, जौ और चावल का कुल केंद्रीय कोण आप दिखा दिए 180 डिग्री हो रहा है, कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, तो 50% 180 डिग्री होता है और यहां पे भी 180 डिग्री मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि यह 3 फसल के समन्वय, मतलब 3 फसलों का जो कॉम्बिनेशन है वो 180 डिग्री डिनोट कर ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा 3 फसल जो है उत्तर है, ठीक है ना। तो इस तरह आप पहला प्रश्न बना लिए और आपके 4 अंक भी पक्के हो गए। अगर आप दूसरा प्रश्न देखें तो यह भी 4 अंक का है, ठीक है ना। 4 अंक के 2 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 या ख लिखा हुआ है, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है, ठीक है ना, 1.5 मिलियन एकड़ है, तो चावल के लिए, है ना, चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र था, मतलब इसको भी आपको मिलियन एकड़ में ही बताना है। तो ठीक है, बता देंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकर्स, देन व्हाट वाज द एरिया इन मिलियन एकर्स अंडर राइस। मतलब चावल के लिए आपको कितना एरिया मतलब दिया गया है वो बताना है। तो गेहूं का दिया हुआ है या ज्वार का दिया हुआ है, तो ज्वार का दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्र जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख लीजिए 1.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन एकड़, ठीक है ना। 1.5 मिलियन एकड़ दिया गया है, आपने लिख लिया कि ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन और लिखिए, ज्वार का केंद्रीय कोण। अब ज्वार का केंद्रीय कोण आपको पता होना चाहिए, तो देखिए ज्वार का केंद्रीय कोण कितना है, 18 डिग्री। तो हम यहां पे 18 डिग्री भी लिख लेंगे, ज्वार का केंद्रीय कोण 18 डिग्री। क्लियर है ना, 18 डिग्री आपको पता लग गया। अब आपसे पूछ रहा है कि राइस के लिए एरिया कितना आवंटित था, तो चावल के का भी जो है ना आप केंद्रीय कोण लिख लीजिए, चावल का केंद्रीय कोण 72 डिग्री था, है ना। आपको याद होगा, अभी आप चावल 2 बार यूज कर चुके हैं, तो देख लीजिए चावल का 72 डिग्री हमने लिख लिया आसानी से, 72 डिग्री। अब देखिए एक एक नियम आप पढ़े ही होंगे 8, 9, 10th की क्लास में। कहते हैं ना कि 5 कलमों का कीमत 100 है तो 10 कलमों की कीमत ज्ञात करें। तो आप कैसे निकालते थे, 5 कलमों का कीमत 10 रुपए है तो 1 कलम का कीमत 10/5 2 रुपए, तो 20 कलम, 5 कलम, 18 कलम, अब जितना है 1 से गुना कर दीजिए 1 कलम की कीमत से। उसी तरह अगर यहां पे हम बात करें तो आप कह सकते हैं, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं ना, चूंकि 18 डिग्री केंद्रीय कोण 1.5 मिलियन एकड़ को दर्शाता है ना, दर्शाता है, कह सकते हैं।
लिख सकते हैं ना आराम से। तो 1 डिग्री कोण है ना, इसलिए 1 डिग्री केंद्रीय कोण, 1 डिग्री केंद्रीय कोण कितना मिलियन को दर्शाएगा? तो 1.5/18 है ना, मिलियन एकड़ को दर्शाएगा। यही हुआ ना कि 18 डिग्री 1.5 मिलियन को दर्शाता है, तो 1 डिग्री 1.5/18 मिलियन एकड़ को दर्शाएगा। और अब कहेंगे 72 डिग्री, 72 डिग्री केंद्रीय कोण, अच्छे से लिखते हैं ना, 72 डिग्री केंद्रीय कोण, ठीक है ना, 1.5/18 अगुना 72 डिग्री है ना, यहां डिग्री लगा दीजिए, मिलियन एकड़ को दर्शाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.5/18 और यहां गुना 72 डिग्री, यहां डिग्री है तो 18 से 4 बार में इजी कट जाएगा ना, 18 गुना 1 18, 18 गुना 4 72, और 1.5 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मिलियन एकड़, 6 मिलियन एकड़ को दर्शाएगा कौन? चावल के क्षेत्र को। तो हम कह सकते हैं अतः, ये लाइन आप जरूर लिखना लास्ट में है ना, अतः करके, अतः चावल के लिए आवंटित क्षेत्र 6 मिलियन एकड़, ठीक है ना। हो गया आपका उत्तर, आप फिर से 4 अंक प्राप्त कर लिए और बहुत आसान था। तो क्या है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। खैर कैलकुलेशन का उतना टेंशन नहीं है क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है। इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर अलाउड, अगर ना भी करे तो शायद आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि 18 का टेबल लगभग आप लोगों को पता ही है, 18 चौके 72, 15 गुना 4 60 होता है, डेसिमल है तो एक खत्म हो गया है ना, 0। तो 6 मिलियन एकड़ आपका उत्तर निकल गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ग की, यह आपका 8 अंक का है, ठीक है। क्यों 8 अंक का है ये आपको अभी पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, इसलिए 8 अंक का प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान है। इस बात की गारंटी है कि बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तब पता लगेगा कि आसान है या डिफिकल्ट है। वो तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा ना। तो क्या है, यदि गेहूं का उत्पादन, गेहूं का जो प्रोडक्शन है ना, वो जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा? रेशियो पता करना है। रेशियो चैप्टर पढ़े थे ना आप, उस दिन भी आपको कहा गया था ना कि डीआई के अंदर आपको रेशियो, परसेंटेज और एक और है एवरेज, इसका बहुत ज्यादा रोल मिलेगा। अभी आप देख ही लिए, रेशियो भी मिल रहा है, परसेंटेज का भी रोल मिलेगा अभी, ठीक है ना। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है ना, इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना कह रहा है ना, तो जो बात कह रहा है उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो गेहूं का उत्पादन है, जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो हम मान लेते हैं यहां पे, माना जौ का जो उत्पादन है ना, सौ, आप कह सकते हैं 100 है, ठीक है ना, ठीक है ना, 100 किग्रा कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी 100 ही इकाई मान लीजिए, क्योंकि यूनिट नहीं दिया है तो इकाई मानना ज्यादा अच्छा रहता है। 100 इकाई है ना, कि माना जौ का उत्पादन 100 इकाई है, तो हम कह सकते हैं गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा? गेहूं का उत्पादन, अब देखिए जौ का 6 गुना है ना, तो 6 से आप इसको गुना कर दीजिए सीधा सीधी, तो कितना हो जाएगा? 600 इकाई। मतलब 600 इकाई जो मेरा है ना, वो गेहूं का उत्पादन है, ठीक है। ये आपको पता लग गया, यहां पे इसलिए का सिंबल लगा दीजिए, बहुत मतलब डिटेल में बनाना है ना। तो गेहूं वो जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा? अब देखिए वहां पे आपके एकड़ दिए हुए हैं कि इतना मिलियन एकड़ है, उतना मिलियन एकड़ में आप 100 इकाई आपका उत्पादन हो रहा है,
लेकिन आपको एक इकाई में मतलब 1 मिलियन, मतलब क्या कह रहा है ना, प्रति एकड़, 1 एकड़ में कितना उत्पादन हुआ है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, कौन कौन सा है, गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ का पहले आप केंद्रीय कोण पता कर लीजिए। गेहूं का 72 और जौ का 36, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पे नोट कर लेते हैं, गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र है 72 डिग्री, और जौ के लिए कितना है, जौ के लिए आवंटित क्षेत्र कितना है, 36 डिग्री। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, आपको पूरा अच्छे से लिखना है कि ना, गेहूं के लिए या जौ के लिए आवंटित क्षेत्र। अब आप देख रहे हैं कि आवंटित क्षेत्र दिया हुआ है 72 डिग्री और 36 डिग्री, ठीक है ना, और उत्पादन दिया हुआ है आपका 100 इकाई और 600 इकाई। तो आप एक बात समझिए, गेहूं का जो आवंटित क्षेत्र है ना 72 डिग्री, उसी में आपका पूरा का पूरा 600 इकाई मतलब आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका जो जितना मिलियन में आपका एकड़ मतलब आपका क्या है, 72 डिग्री क्या है, टोटल आवंटित क्षेत्र है, और 36 डिग्री भी क्या है, टोटल आवंटित क्षेत्र है। तो हम मान लेते हैं, आप मान लीजिए यहां पे कि माना कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना, मान लेते हैं 100 मिलियन एकड़ होगा, है ना, 100 मिलियन एकड़ है। तो फिर से हम कह सकते हैं कि गेहूं के लिए जो आवंटित क्षेत्र है कितना है, सौ 36 डिग्री है ना, तो गेहूं का 72 डिग्री है ना, तो 72/360 कह सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, ये 72 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से 20 बार में कट जाएगा, मतलब कह सकते हैं 20 मिलियन एकड़ जो है ना वो गेहूं के लिए है, ठीक है। 20 मिलियन एकड़ क्या है, गेहूं के लिए। उसी तरह अगर जौ के लिए आवंटित क्षेत्र निकालना है तो निकाल लीजिए आप, जौ के लिए आवंटित क्षेत्र, तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 गुना 36/360। अच्छा, 36 को 360 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बताया था ना, अगर परसेंटेज रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और डिग्री है तो 360 से, क्योंकि उसका बेस 360 है। तो ये 10 बार में कट गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो मतलब 10 मिलियन एकड़। अब देखिए 20 मिलियन एकड़ में आपका कितना है, गेहूं उपज रहा है 600 इकाई, और 10 मिलियन एकड़ में आपका जौ उपज रहा है 100 इकाई। तो पर एकड़ कितना हो जाएगा, प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 20 मिलियन एकड़ में, है ना। तो हम कह सकते हैं 600/20, 20 मिलियन एकड़ में 600 इकाई, तो 1 मिलियन में 600/20 मतलब 30 इकाई। क्लियर है। उसी तरह अगर प्रति एकड़ जौ का उत्पादन अगर कहा जाए आपसे निकालने, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे ना, कितना हो जाएगा, ये कितना निकला था आपका 100 इकाई, है ना। तो 100, और यहां कितना है 10 एकड़ जमीन है मात्र, 10 एकड़ जमीन में आप 100 इकाई उपज कर रहे हैं ना, तो 10, ठीक है ना, आपका कितना हो जाएगा 10। अब आप देख रहे हैं प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन है 30 इकाई, प्रति एकड़ जौ का उत्पादन है 10 इकाई, तो दोनों के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, अतः अनुपात बराबर, पहले गेहूं है तो गेहूं 30 और उसके बाद जौ है तो 10, कह सकते हैं 3:1। तो आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः गेहूं तथा जौ के बीच प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात 3:1 होगा, ठीक है ना। यह आपका अंतिम लाइन जो है वो बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे रहता है कि आपका उत्तर सही आया है कि नहीं आया है, और आप स्टार्ट कैसे किए। बीच में मतलब ठीक है, बीच का कैलकुलेशन भी देखते हैं, बट क्या है ना कि आपका स्टार्टिंग और एंड दोनों मतलब अच्छा होना चाहिए, कि स्टार्टिंग आप सही किए हो
और एंड में मतलब अंतिम में जो उत्तर लिख रहे हैं वो उत्तर सही है या गलत है। ऐसा होता है कि कई लोग 3:1 यहां निकाल लिए, उत्तर लिखते समय गलती से लिख देते हैं 2:1, तो आपका 1 या 1.5 नंबर कट सकता है। तो आपको टोटल इसमें 8 अंक मिल जाएंगे अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे आसान है क्योंकि एक्स मान के भी आप बना सकते हैं। एक्स मान के इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। 100 में क्या है कि हर चीज बहुत आसानी से मतलब होल नंबर में मिल जाता है ना, तो बहुत इजीली हो जाता है बनाना, कट जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन, ठीक है ना, जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? ठीक है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ले, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ राइस। आप देख रहे हैं गेहूं, चावल और जौ के ही बीच सारा क्वेश्चन पूछा गया है और भी फसल पे बात ही नहीं हो पा रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन सबसे पहले निकालिए, उसके बाद जौ के प्रति एकड़ उत्पादन को निकालिए, वो उसका 50% अधिक है, तब जाके आप जौ का उत्पादन और चावल के कुल उत्पादन का प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन किससे अधिक है, जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना है, मान लेते हैं 100 इकाई, फिर से है ना 100 इकाई मान लेते हैं कि 100 इकाई ही प्रति एकड़ में आप उपजा रहे थे जौ को। तो इसलिए चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, आपको पता है 50% अधिक का मतलब 100 का 150% निकाल दीजिए, या आप ऐसे कीजिए 100 प्लस 100 का 50%, है ना, यही तो अधिक है ना। तो आप कितना कहेंगे 100 और 100 का 50%, 100 कट गया तो 50, मतलब 150 इकाई। ठीक है ना, 150 इकाई क्या आ गया, चावल का प्रति एकड़ उत्पादन, और 100 इकाई क्या आ गया, जौ का प्रति एकड़ उत्पादन। अब कह रहा है जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था, या सॉरी कितना प्रतिशत था। तो एक बात बताइए, प्रति एकड़ उत्पादन दिया हुआ है और टोटल एकड़ दिया हुआ है, मतलब टोटल जमीन दिया हुआ है, तो आपको कुल उत्पादन पता लग जाएगा कि 1 एकड़ में इतना उपजा रहे हैं, और वहां पे टोटल एकड़ दिया हुआ है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमको फिर से डिग्री की जरूरत पड़ेगी। डिग्री तो खैर आपको याद ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। चावल का 72 है, जौ का 36 है, तो आप यहां लिख लीजिए फिर से, चावल के लिए, है ना, आवंटित क्षेत्र, ठीक है ना, यह आवंटित क्षेत्र। आप फिर से आप क्या करेंगे, यहां पे पहले एरिया मान लेंगे, यहां पे एक लाइन ऊपर लिख दीजिएगा, यहां पे लिख लेते हैं कि माना कुल क्षेत्र जो है ना वो 100 मिलियन एकड़ है। आप इसके जस्ट लाइन ऊपर लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर एग्जामिनर ये ना सोच ले कि 100 कहां से ले आए आप, उसको नंबर काटने का मौका नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, वो तो नंबर काटने के लिए बैठा है ना आपका। तो कितना हो जाएगा 100, चावल का है 72 डिग्री, और बटे 360 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो ये 5 से कट गया और ये 20 से कट गया, तो ये हो जाएगा 20 मिलियन एकड़। आपको बार बार निकाल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक में निकाल दिया तो दूसरे में बोल दीजिएगा कि मैंने तो पहले निकाल दिया, ऐसा नहीं है, आपको निकाल के दिखाना है दोबारा। चावल के लिए आवंटित क्षेत्र आपने 20 मिलियन एकड़ निकाल लिया, तो जौ का भी निकाल लीजिए साथ में। जौ के लिए आवंटित क्षेत्र आपको पता है 100 36 डिग्री है, तो 36 बटे 360 डिवाइड करेंगे 10, 0 0 कैंसिल, तो 10 मिलियन एकड़ आपका क्या आ गया, जौ का आवंटित क्षेत्र। अब देखिए आपको वहां पे क्या दिया हुआ है कि प्रति एकड़ आप 100 इकाई उगाते हैं जौ, और प्रति एकड़ 150 इकाई उगाते हैं चावल। तो आप कह सकते हैं अब
चावल का कुल उत्पादन कितना हो गया? चावल का कुल उत्पादन 1 एकड़ में आप उगाते हैं चावल 150, और कुल आपके पास जमीन कितना है? 20 मिलियन एकड़। तो कितना हो जाएगा आपका? 3000 इकाई हो जाएगा ना। 3000 इकाई आप क्या उगा रहे हैं? चावल। ओके, उसके बाद आप उसी तरह निकाल लेंगे किसका? जौ का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा? 100। और एक में आप कितना उगा रहे हैं? एक जौ के लिए आवंटित क्षेत्र कितना है? 10 मिलियन एकड़। और 1 मिलियन आपके पास कितना है? 1 एकड़ में 100 इकाई उगा रहे हैं ना, तो आप कितना उगा पा रहे हैं यहाँ पे? 1000 इकाई। अब आप मजे मजे में प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि कौन किसका प्रतिशत पूछ रहा है, आप वो पढ़ लीजिए सबसे पहले कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो अविष्ट प्रतिशत, ठीक है ना। जौ का कुल उत्पादन कितना है? 1000। चावल का कितना प्रतिशत है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। प्रतिशत चैप्टर में आपने पढ़ा है मेरे से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत का सिंबल, आप 0 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो 100/3 प्रतिशत। आप इसको लिख सकते हैं 33.33% या फिर 33 1/3। आपका दोनों में से दोनों उत्तर सही है, इवन आपका ये भी सही है। 100/3% में निकाल के छोड़ देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, बस यहां तक मत छोड़ना, या तो ये या तो ये या तो ये। और सबसे अच्छा है आपका ये 33 1/3%, इसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा? ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं क्या है? इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5% एंड द एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर व्हीट इन द न्यू पाई चार्ट। मतलब कि अब आपके पास जो जमीन है ना, आपको 5% जमीन और एक्स्ट्रा मिल गया या बढ़ोतरी हो गई, और अब आप क्या किए ना, उसके एवज में आपका गेहूं का डिमांड ज्यादा था तो आप गेहूं के लिए 12% क्षेत्र बढ़ा दिए कि गेहूं हम ज्यादा उगाएंगे, 12% और बढ़ा दिए। तो अब क्या है कि पहले जो कोण था गेहूं का, तो अब कितना हो जाएगा, क्योंकि नया कोण तो कुछ और हो जाएगा अब पाई चार्ट के अंदर, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी आपने किया ही है ना, अब थोड़ा बहुत ना ठीक ठाक बढ़ोतरी किया है, 12% की बढ़ोतरी किया। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कुल क्षेत्रफल पहले का है ना, कुल क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं, माना पहले कुल क्षेत्रफल कितना था? 100 मिलियन एकड़ जमीन था आपके पास। सबसे पहले 100 मिलियन एकड़ आपके पास जमीन था, और अब क्या हुआ कि आपके जमीन में 5% की बढ़ोतरी की गई है, तो अब आपके पास नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखिए नया क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का 5% आपने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो 100 कैंसिल, तो 105 मिलियन एकड़, 105 मिलियन एकड़। अब आपके पास पहले 100 मिलियन था, अब आपके पास 105 मिलियन एकड़ जमीन हो गया। गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी की गई। सबसे पहले आपको यह बता दें कि गेहूं का केंद्रीय कोण कितना था। गेहूं का केंद्रीय कोण 72 डिग्री था। अभी आप कई बार गेहूं का लिख चुके हैं ना, तो याद हो गया होगा, है ना। तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र कितना हो गया? गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र कितना हो गया? 100 का 72 डिग्री, मतलब 72/360 आएंगे तो 5 बार में, और यहां 20 बार में। तो 20 मिलियन एकड़ में पहले आप गेहूं उगा रहे थे, और अब आप कितने मिलियन एकड़ में गेहूं उगाएंगे यह आपको पता लगेगा अभी।
अब क्या है, गेहूं में आप 12% की वृद्धि किए हैं उसके एरिया में, तो गेहूं के लिए नया आवंटित क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 का 112%। कैंसिल हो गया 5 बार में, और अगर आप इसको कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, है ना, ये हो गया ना, 5 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाँ, तो कितना हो जाएगा 44.4। 20 का, सॉरी यहां पे एक गलती हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, एकड़ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 का 12/100 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4, मतलब 22.4 मिलियन एकड़ आपके पास गेहूं के लिए जमीन है। अब मतलब नया जो आपका क्षेत्रफल है। अब देखिए, आपको केंद्रीय कोण निकालना नया, तो जब नया निकालेंगे तो आपको गेहूं का भी मतलब आवंटित क्षेत्र नया चाहिए और आपका कुल क्षेत्रफल भी नया चाहिए। तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र है 22.4 और कुल क्षेत्रफल है आपका 105 मिलियन एकड़। तो नया केंद्रीय कोण, नया केंद्रीय कोण किसका, गेहूं के लिए, गेहूं के लिए नया केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 105 गुना 360 ना, क्योंकि आप डिग्री में निकाल रहे हैं तो यहां पे आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए 360 हो गया, तो आप कह सकते हैं ये डेसिमल अगर हटा देंगे तो यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के 224/105 गुना 36 है। अगर आप इसको कटाएंगे 3 से 12, 3 से 35, और अब आप इसको गुना करें तो 12 चौके 48, 12 दूना 24, 4 28, 12 दूना 24, ठीक है ना, और 2 26। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2688/35। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कर लीजिए, ऐसा कीजिए आप सबसे पहले 35 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में अगर करते हैं हम तो 5 7 35, 3 7 21 3 24, है ना, तो 245। तो यहाँ पे 7 कर देते हैं और 245 इसमें घटा देंगे तो 8 में 5 गया 3 और 6 में 4 गया 2, ठीक है ना, तो कैंसिल। अब आ जाएगा 238। अब देखिए 245 हो गया, यहाँ 238 है, तो आप 6 बार में करके देखते हैं ना, तो 35 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, 6 3 18 3 21, 210, 210, 238 में 210 कम हो जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना, 28, है ना, यहाँ पे डेसिमल लगा है, यहाँ जीरो हो गया। अब देखते हैं, फिर से देख रहे हैं 7 बार में हो जाएगा ना, तो ऐसे करके आपका 76.7 और एक डेसिमल और एक डिजिट और आप कर लेना साथ में, तो ये आपका नया केंद्रीय कोण पता चल जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है तो इस प्रश्न में आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपको अलाउड है तो आप उसका यूज करो, क्यों आप झूठ मूठ का अपना क्वेश्चन गलत करोगे। तो इस तरह आप देखिए कि आज हम डीआई के एक प्रश्न पे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 66वीं मेंस की एग्जाम में, तो उसमें हम 5 में से 5 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। और ये जो प्रश्न था, बता दें आपको कि यह जो प्रश्न था ना वो 10 अंक का था। कितने अंक का था, 10 अंक का। तो कुल आप कितना अंक कर लिए, 4 + 4 + 8 + 10 + 10, तो 10 10 20 8 28 4 32 4 36, तो 36 अंक आप मात्र 36 मिनट में कर लिए। तो बहुत अच्छी बात है ना, हर 1 मिनट में आप 1 अंक प्राप्त कर रहे थे। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और हमारे आने वाले वीडियो को जरूर देखिए। तो अब आपसे प्रश्न रहेगा कि मान लेते हैं कि अगर यहां पर एंगल ना पूछकर आपसे पूछा जाता कि प्रतिशत में आपका नया गेहूं का आवंटित क्षेत्र बताना है, उसका कोण, मतलब कोण जो पूछा है ना, अब वहां पे प्रतिशत में बताना हो तो क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर उत्तर दीजिएगा, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। और अगर आप नहीं बता पाते हैं या जिनको दिक्कत होगा तो हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे कि अगर कोण की जगह प्रतिशत पूछा होता तो मेरा उत्तर क्या होता। तो चलिए आज के लिए अलविदा। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।